बच्चों, आज फिर एक नया क्लास। पाठ वही है लेकिन जो है पॉइंट जो है आज दूसरा है। कल हम लोग जब अपने अंतिम पॉइंट पर आए थे तो कल हम लोगों ने क्या देखा अंतिम पॉइंट में कि जो यूनिट सेल होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया। एक को कहा गया सरल इकाई सेल, दूसरे को कहा गया केंद्रक इकाई सेल। केंद्रक इकाई सेलों को कल हम लोगों ने तीन भागों में विभाजित किया था। एक को कहा गया था, हम कहे थे हम लोग की फलक केंद्रित, दूसरे को कहे थे काय केंद्रित और तीसरे को कहे थे आधार केंद्रित। यह जो चार तरह के बन रहे हैं यानी सरल घन, फलक केंद्रित, काय केंद्रित और आधार केंद्रित, इसके आधार पर अगर देखा जाएगा तो कुल 7 तरह के यूनिट सेल बनते हैं। यह 7 तरह के यूनिट सेल कैसे बनते हैं इसको देखना है आज हम लोगों को कि देखिए जो यह यूनिट सेल बनते हैं उसमें दो बातें होती हैं। एक तो कोर बनता है, पहले वाले क्लास में ही बताए थे कोर कैसे बनता है। जब दो फलक आपस में जो है इंटरसेक्शन करते हैं, उनके इंटरसेक्शन करने से जो बनता है तल बनता है उसी को कोर कहते हैं। तो एक तो कोर बनता है और दूसरा बनता है उन कोरों के मध्य का कोण, एंगल। एक बनता है एड्ज और दूसरा बनता है एंगल, यानी कोर और कोण। इस कोर और कोण के आधार पर यह जो 4 तरह के आप जो है इकाई सेल देखे हो, इन इकाई सेलों को कुल 7 यूनिट सेलों में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? उसके जो है कोर की लंबाई के आधार पर और उनके मध्य बनने वाले कोण के आधार पर इसको जो है कुल 7 भागों में विभाजित किए गए। तो देखो यह जैसे कि अभी हम लोग दिख रहे हैं कि मान लो कि यह एक घन है, ये जैसे मान लेते हैं कि यह घन है, यह घन है, समझे बेटा, यह घन बन गया। इस घन में कल देखे थे हम लोग, यह एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस हो गया और यह क्या हो गया आपका जेड एक्सिस हो गया, यह जेड एक्सिस हो गया। इसमें जो है यह जो है एक्स एक्सिस के सापेक्ष, यह जो एक्स अक्ष है उसके सापेक्ष कोर की लंबाई कितनी है? c है। वाई अक्ष के सापेक्ष कोर की लंबाई कितनी है? a है। और जेड अक्ष के सापेक्ष इसकी लंबाई कितनी है? b है। और यह देखिए b और c, यह जो दो कोर है b और c, इनके बीच का एंगल कितना होगा? c और a, c और a के बीच का एंगल कितना होगा? a और b, a और b के बीच का एंगल कितना होगा? तो b और c के बीच का जो एंगल है इसको मान लेते हैं यह क्या है? अल्फा है। c और a के बीच में यहाँ पर जो देख रहे हैं यह क्या है? बीटा है। और a और b के बीच में जो एंगल बन रहा है यह क्या है? गामा है। तो क्या क्या बना? यह बना, यह जो है अल्फा, यह बना बीटा और यह बना गामा। तो इन्हीं बातों पर यानी a, b, c कोर की लंबाई और कोण अल्फा, बीटा और गामा के आधार पर इन सभी जो इकाई सेल है, 4 इकाई सेल आपको बताए हैं, यह चारों इकाई सेलों को कुल 7 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 7 भागों में डिवाइड किया गया है। इन 7 का जो है कल आप लोगों को नाम भी लिए थे। क्या क्या नाम लिए थे? आप लोगों को कहे थे एक होता है क्यूबिक यानी घन होता है, दूसरा होता है द्विसमलंबाक्ष जिसको टेट्राहेड्रल कहते हैं, तीसरा होता है विषम लंबाक्ष यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थोरोम्बिक कहते हैं। चौथा जो होता है त्रिसमनताक्ष जिसको क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल कहते हैं। 5वां होता है एक नताक्ष, मोनोक्लिनिक। 6वां जो होता है त्रिनताक्ष, ट्राइक्लिनिक। और 7वां जो होता है हेक्सागोनल यानी खष्टकोणी। यह 7 तरह के जो है आपको क्रिस्टल कल बनाए थे। कितने तरह के क्रिस्टल बताए थे? 7 तरह के। इन 7 तरह के आपको जो है फिगर बताते हैं और फिगर से फिर आपको शो करते हैं। और बेटा यह जो है 7 आपको दिखाते हैं कि यह 7 कौन कौन से हैं। पहला यह देखिए घन है। घन में यह जो देख रहे हो यह x, यह y और यह z,
यस इसके यक्स के सापेक्ष इसके कोर की लंबाई c है, y के सामने a है और z के लिए b है। यह जो तीनों a, b और c जो तीनों कोर दिखाई दे रहे हैं, a जो है b के बराबर है और यह b क्या है, c के बराबर है। तथा यह जो कोण देख रहे हो अल्फा बीटा गामा, अल्फा जो है बीटा के बराबर है और यह बीटा जो है गामा के बराबर है और यह सभी किसके बराबर है, 90 अंश के। तो जिनके कोर की लंबाई बराबर, सभी कोर बराबर हो तथा उनके बीच के कोण एक समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यहाँ पर दूसरा जो फिगर देख रहे हो द्विसमलंबाक्ष, इसमें द्विसमलंबाक्ष में आप देख रहे हो कि इनके यह जो है x, y और z है, जिसमें देख रहे हो कि a और b तो बराबर है लेकिन c देख रहे हो बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे, a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। बट एंगल क्या है तीनों के बीच, क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यह क्या हुआ, द्विसमलंबाक्ष कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिनके दो कोर आपस में बराबर हो परंतु तीसरा कोर की लंबाई डिफरेंट हो, उसे क्या कहेंगे, द्विसमलंबाक्ष कहेंगे। तीसरा आपको दिखा रहा है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष में यह a b c देख रहे हो, a नॉट इक्वल टू b, यानी a जो है b के बराबर नहीं है और b नॉट इक्वल टू c, यह इसके बराबर नहीं है। लेकिन इनके जो कोण देख रहे हो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, यानी विषमलंबाक्ष। इनके तीनों कोर की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं, विषमलंबाक्ष कहते हैं। एक नताक्ष की बात करते हैं। एक नताक्ष क्या होता है, जिसको मोनोक्लिनिक कहते हैं। यहाँ पर ए नताक्ष में ए, बी और सी देख रहे हो, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। और इनके बीच का जो कोण देख रहे हो, यानी अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसे क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक कहते हैं। यहां पर देख लो त्रिनताक्ष में ए बी सी की बात कर रहे हैं, यहां पर जो है ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल क्या होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसे क्या कहते हैं, त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष इसको कहते हैं ट्राइक्लिनिक। यह है ट्राइक्लिनिक। और यह हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं। हेक्सागोनल में a इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा, यहां पर देख रहे हो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। यह क्या कहलाता है, आपका खष्टकोणीय कहलाता है। ठीक है, तो इस फिगर को जल्दी से ड्रा कर लो, जितना जल्दी हो सकता है इसको ड्रा कर लो। इस फिगर को जल्दी से ड्रा कर लीजिए आप सभी लोग। और ये सातवां घन है जो है त्रिसमताक्ष, जिसमें देख रहे हो कि या एक्स एक्सिस है या वाई है या जेड है। इसमें ए बी सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यह कोण है इनके अल्फा बीटा गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, यानी इनके कोण की लंबाई तो समान होती है, इनके कोण भी आपस में समान होते हैं, लेकिन यह कोण जो है 90 अंश के नहीं होते। यह जो है आपके 7 तरह के जो है ब्रेवस जालक है। यह जो है 7 तरह के आपको यूनिट सेल दिखाई देते हैं। अब इन 7 तरह के यूनिट सेलों में अगर बात करें तो जैसे त्रिसमलताक्ष है, इस त्रिसमलताक्ष की अगर बात करें, इसको कहते हैं रोम्बोहेड्रल। यह क्या है, रोम्बोहेड्रल।
इस रोम्बोहेड्रल में जो देख मिलता है वह केवल सरल घन मिलता है। क्या मिलता है? सरल घन मिलता है इस रोमो। अब देखिए ये जो सातों तरह के आप देखे हैं, क्या क्या देखे हैं, सारे घन देखे हैं आप जो है, उसके बाद देखे हैं टेट्राहेड्रल यानी द्विसमलंबाक्ष देखे हैं, उसके बाद देखे हैं विषम लंबाक्ष देखे हैं, त्रिसमनताक्ष यानी रोम्बोहेड्रल देखे हैं, एक नताक्ष देखे हैं, त्रिनताक्ष देखे हैं और खष्टकोणी। यह जो 7 तरह के यूनिट सेल हैं, इन सातों यूनिट सेलों को जो है उनके सरल घन, फलक केंद्रित, आधार केंद्रित और काय केंद्रित के आधार पर इन सातों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 14 यूनिट सेलों में विभाजित किया गया है। इन्हीं 14 यूनिट सेलों को ब्राबेस यूनिट सेल कहते हैं, ब्राबेस इकाई सेल कहते हैं। किसको किसको आपको दिखाया है? अभी पहला देखे हो आप घन देखे हो, दूसरा क्या देखे हो आप? द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, तीसरा क्या देखो? विषमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, चौथा क्या देखे हो आप? चौथा देखो त्रिसमनताक्ष, या पहले देख लेते हैं एक नताक्ष, एक नताक्ष, फिर देखते हैं त्रिनताक्ष, और यह जो है त्रिसमनताक्ष, समनताक्ष, और यह है खष्टकोणी, कोणी। ये सातों हैं। और उधर देखें हम लोग कि यूनिट सेल कुल कितने तरह के होते हैं, संरचनाओं के उनके अवयव जहां जहां उपस्थित होते हैं उसके आधार पर। यह सब तो किसके आधार पर है? कोर और किसके? एंगल के बेस पर। और यहां पर क्या है? अवयव के उपस्थिति के आधार पर, अवयव के उपस्थिति के आधार पर कि कहां। यह जो देख रहे हो घन, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, एक नताक्ष, त्रिनताक्ष, त्रिसमनताक्ष, खष्टकोणी, यह जो सातों तरह के हैं यह किसके आधार पर विभाजित किया गया है? यह विभाजित किया गया है कोर और कोण के आधार पर। बस समझ रहे हैं? फिर इनको घन को जो है किसके आधार पर विभाजित किया जाता है? यह विभाजित किया जाता है अवयव कण के उपस्थिति के आधार पर, अवयव कण के उपस्थिति के आधार पर। तो इसमें जो घन में देख रहे हो, इस घन में जो है 3 अवयव कण की इसमें जो मिलता है वह मिलता है सरल घन। सरल घन बताया है परिभाषा कि केवल कोणों पर यह मिलता है। इसमें फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, और इसमें मिलता है काय केंद्रित। यानी घन में कितने तरह के? यह 4 तरह के हो, 3 तरह के होते, 1, 2 और 3। कौन कौन से मिले हैं? यह मिला है सरल घन, फलक केंद्रित और काय केंद्रित। द्विसमलंबाक्ष की अगर बात करें तो द्विसमलंबाक्ष में जो है क्या क्या मिलता है? द्विसमलंबाक्ष की अगर बात करेंगे तो इसमें सरल घन मिलता है, इसमें फलक केंद्रित नहीं मिलता, इसमें क्या मिलता है? काय केंद्रित। केवल 2 ठो मिले। ऊपर वाले में देखिए क्या क्या मिला? कोणों पर है, फलकों में है और केंद्रों पर है। इसमें क्या है? केवल जो है कोणों पर है और केंद्र में है। इस विषम लंबाक्ष की अगर बात करिए, इस विषम लंबाक्ष में यहाँ कोणों पर है, फलकों में है, काय केंद्रित में है और साथ ही साथ यह आधार केंद्रित भी होते हैं। आधार केंद्रित यानी इसमें कुल कितने मिले? 1, 2, 3, 4 तरह के मिले इसमें।
इसमें एक नताक्ष की अगर बात करें कि एक नताक्ष में कहाँ मिलता है, तो एक नताक्ष में जो है या कोनों पर मिलते हैं, इस पर नहीं मिलते हैं, काय केंद्रित भी नहीं मिलता है, और यह इसमें मिलता है आधार केंद्रित मिलता है। त्रिनताक्ष की अगर बात करें तो त्रिनताक्ष में केवल जो है कोनों पर मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते, यहाँ नहीं मिलते, यहाँ नहीं मिलते। त्रिसमनताक्ष की अगर बात करें आप तो कहाँ पर मिलते हैं, केवल कोनों पर मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता। षष्ठकोणी में अगर बात करो आप तो कहाँ पर मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि इसमें घन में कुल कितने स्ट्रक्चर मिले, 1 2 3, घन में कुल कितना स्ट्रक्चर मिला, 3 ठो। द्विसमलंबाक्ष में कितने स्ट्रक्चर मिले, एक यहां मिला और एक यहां मिला, कुल कितने मिले, 2 मिले। विषमलंबाक्ष में कुल कितना मिला, 1 2 3 4 मिला। एक नताक्ष में कहा मिला, 1 और 2 मिला, सॉरी 1 और 2, एक यहां है एक यहां है, 2 मिला, इसमें 2 ठो मिला। त्रिनताक्ष में क्या मिला, केवल 1 ठो मिला। त्रिसमनताक्ष में कितना मिला, 1 मिला। षष्ठकोणी में कितना मिला, 1 मिला। 3 2 5 4 9 2 11 1 12 1 13 1 14, यह इस तरह से कुल कितने हो गए, 14 तरह की जो है इसकी जो है संरचनाएं मिलती हैं। इसको जो है नोट्स बना लीजिएगा। ठीक बेटा, यह रहा जो है इनके जो है यूनिट सेल। लेकिन अब देखो कि यूनिट सेल में अवयव कण की संख्या कितनी हो सकती है, किसी भी यूनिट सेल में अवयव कण की संख्या कितनी हो सकती है, कैसे ज्ञात करोगे कि इसमें अवयव कण कितने होंगे। देखो आप यूनिट सेल जो देखे हो उसमें मुख्यतः सरल घन, फलक केंद्रित और काय केंद्रित यही है। जो आधार केंद्रित है उसमें क्या होता है कि अगर अल्टरनेट फलक कर दोगे तो वह आधार केंद्रित हो जाएगा। यहां पर देखो आप, यह देखिए सरल घन हो गया। यहां पर इसको अगर देखो आप, इसको क्या कहते हो, इसको फलक केंद्रित कहते हो। और यह क्या है, यह है काय केंद्रित। कोनों के साथ साथ यहां पर है काय केंद्रित, जानते हो, बना लेंगे आप काय केंद्रित, यह फलक केंद्रित है। और यह क्या है, सरल घन है। यहां पर देखो अगर हम सरल घन की बात करते हैं कि इसमें अवयव कण कितने होंगे, तो देखिए यहां पर जो प्रत्येक कोने हैं वह 8 कोनों से मिलकर बने हुए हैं। यानी हर कोने का, या जो प्रत्येक कोने देख रहे हैं इसके कितने से मिलकर बने हैं, 8 कोने से मिलकर बने हैं। यानी प्रत्येक कोने पर अवयव का अंश कितना होगा, प्रत्येक कोने पर, हर कोने कितने से बने हैं, प्रत्येक कोने 8 से मिलकर बने हैं। कितने से मिलकर बने हैं, 8 से। तो प्रत्येक का अंश कितना होगा, प्रत्येक का अंश कितना होगा, 1/8। इसका अंश कितना होगा, 1/8। इसका भी अंश कितना होगा, इतना। और कुल कितने, इसका अंश 1/8 है, इसका भी अंश 1/8 है। तो कुल कितने हुए, तो कुल अवयव कण बराबर 8 गुणित 1/8। यानी इसमें अवयव कण की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। दूसरी बात करते हैं फलक केंद्रित में। फलक केंद्रित किसे कहते हैं कि जिनमें कोनों के साथ साथ फलकों में भी अवयव कण उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित कहते हैं। देखो कोनों पर कुल अवयव कण कितने होंगे, कोनों पर अवयव कण
अवयव कण की संख्या कितनी हो रही बेटा? कितने कोने हैं? 8 को। एक का अंश कितना है? 1/8। कोनों पर अवयव कण की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। फलकों में अवयव कण की संख्या कितनी होगी? फलकों में अवयव कण, देखो यह अगर इसको हम ना होता तो यह क्या फलक तैयार होता? या यह नहीं होता, यह नहीं होता तो क्या यह फलक मिलता? नहीं मिलता। यानी यहां पर देख रहे हो कि दो फलकों के, यानी यहां पर जो फलक, एक फलक का निर्माण कितने हो रहे हैं? 2 फलकों से हो रहे हैं। एक फलक का, इसका निर्माण किससे हो रहा है? इससे हो रहा है, हो रहा है। तो इस फलक का निर्माण 2 फलकों से हुआ तो इसका अंश कितना हुआ? 1/2 हुआ। तो फलकों में अवयव कण का कितना संख्या होगा? तो कहते हैं फलक का अंश बराबर 1/2। कुल कितने फलक हैं? 1 2 3 4 5 6। तो फलकों में अवयव कण की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक का अंश कितना? 1/2। कितना हो गया? 3 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 3 + 1 बराबर कुल कितना हो गया? 4। यानी फलक केंद्रित में कुल अवयव कण की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। काय केंद्रित में कोनों पर देख ही रहे हो, कोनों पर कितना हो रहा है? 8 × 1/8 = 1। केंद्र में 1 है, केंद्र में 1 है, केंद्र पर अवयव कण है। कुल संख्या कितनी हुई इसकी? 1 + 1 = 2। तो इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे आधार केंद्रित की। आधार केंद्रित में देखो आप अल्टरनेट होते हैं। जैसे यहां पर हो, यहां नहीं हो गया अल्टरनेट। यहां हो, यहां नहीं हुआ, हो गया अल्टरनेट। फिर यहां है, फिर उसी तरह से यहां हो, यहां ना हो, यहां हो, यहां ना हो, यानी यह नहीं होगा तो यह आधार केंद्रित हो गया। तो आधार केंद्रित में क्या होगा? कोने पर है और यह है, तो यह क्या होगा? 2 × 1/2, 2 ही फलक है ना, बराबर 1। और यह कितना हुआ? 8 × 1/8। तब की कंडीशन में कितना हुआ है? इन टोटल कितना हो जाएगा? एक इसका हो जाएगा, एक टोटल कितना हो जाएगा? 2। यह आधार की, इसलिए हम आधार की बात नहीं करते हैं। केवल मुख्य किस पर डिपेंड करता है? यही पर बात करता है, सरल घन पर, फलक केंद्रित और काय केंद्रित पर। ठीक है, इस तरह से इनके अवयव, इस पर कुछ जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ जो है सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें इतने हैं, इसमें इतने, तो इसका फार्मूला, जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का फार्मूला क्या होगा? इस तरह से तमाम सवाल पूछते हैं। एक आगे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, फिर देंगे आप लोगों को क्वेश्चन। तो पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल यह है बेटा कि मान लेते हैं एक क्रिस्टल है, सवाल है कि एक जालक क्रिस्टल है जो 2 अवयव, यानी 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। एक है X परमाणु और दूसरा है Y परमाणु। X परमाणु उसके कोनों पर उपस्थित है, जबकि Y जो है उसके फलकों में उपस्थित है। तो उस यौगिक का, उस क्रिस्टल के जो यौगिक बन रहा है, उस यौगिक का सूत्र क्या होगा? फिर से देख लेना कि इसका क्या सूत्र होगा। देखिए ये है प्रॉब्लम है कि एक क्रिस्टल जालक X एवं Y परमाणु द्वारा बना है, जिसमें X जो है कोने पर तथा Y जो है फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। तो उस यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। उस यौगिक का सूत्र क्या होगा? और यह जालक जो बना है कहाँ कहाँ है? फलक में है और कहीं और नहीं है। केवल कहाँ कहाँ उपस्थित है? फलक और कोणों में उपस्थित है। फलक और कोणों में उपस्थित है, उसका फार्मूला क्या होगा? तो आपको बताया है कि कोणों पर अवयव कण की संख्या बराबर 8 × 1/8 फार्मूला कहता है। तो यह X कहाँ है? कोनों पर है। तो X परमाणु
की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणित 1/8 बराबर 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, फलक के केंद्रों पर, तो फलक पर उपस्थित अवयव कण की संख्या बराबर, फार्मूला क्या बताया है आपको, 6 गुणित 1/2, यानी y परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणित 1/2 बराबर कितना हो गया, 3। तो x परमाणु है, x के आगे दाहिनी ओर और नीचे की ओर उसके अवयव कण कितने हैं, 1 लिख दो। y के दाहिने एवं नीचे की ओर क्या लिख दो, उसके कण की संख्या 3 लिख दो। फार्मूला क्या बन गया बेटा, xy3। क्या बन गया फार्मूला, xy3। इस तरह से आप किसी भी यौगिक का जो है फार्मूला क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो सकता है कि अब वहां पर जो है कोणों के साथ साथ उसके केंद्र में दे दे, तो जब केंद्र में दे देगा तब क्या बनेगा, केवल xy बनेगा, जितने कोणों पर होगा उतना वहां होगा। इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हो। या यह भी हो सकता है कि फलकों में भी हो, केंद्रों में भी हो और इस तरह से भी हो। जैसे एक सवाल बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक धीरे धीरे नोट करिएगा, एक क्रिस्टल जालक में P परमाणु उसके कोनों पर तथा Q परमाणु उसके केंद्र पर तथा Q परमाणु उसके केंद्र पर एवं R परमाणु उसके फलक में उपस्थित हैं, तो उस यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। P कहाँ है, कोनों पर, Q कहाँ है, केंद्र पर, और R कहाँ है, फलक पर, तो उसका जो है सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।